हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द अर्लियर वीडियोस इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने कूलम्स लॉ देखा है, कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस देखे हैं। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है। वी हैव फाउंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, रिंग, डिस्क, स्फीयर, अ कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल राइट। So in this particular question what do we have? We have a semicircular ring. इस रिंग का रेडियस जो है वो r है और ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है। इसके आधे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोग कह लो लैम्डा है, एंड हाफ ऑफ द पोर्शन ओवर हियर हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड दैट हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। यहाँ पे इस तरह का ये केस है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एग्जैक्टली एट द सेंटर अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क जो है उस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला यूज़ करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है एंड देन वी विल गेट द आंसर। देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ऑल राइट, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग को तो एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि आधे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है, आधे पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल फोकस माय अटेंशन ऑन द क्वार्टर पॉजिटिव सर्कल। सिर्फ इस क्वार्टर पॉजिटिव सर्कल पे फिलहाल मैं अपना ध्यान देता हूँ। सो अगर मैं इस क्वार्टर पॉजिटिव सर्कल को देखूँ, सो द टोटल एंगल दैट इट सबटेंड्स, ओके, एट द सेंटर ओवर ईयर इज़ 90 डिग्रीज। और हमको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है, तो इस हिसाब से अगर हाफ एंगल में देखूँ तो जो हाफ एंगल यहाँ पे आएगा वो आएगा 45 डिग्रीज का। व्हाट इज़ आवर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क का फॉर्मूला है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय द रेडियस r साइन अल्फ़ा। व्हाट इज़ अल्फ़ा ओवर ईयर? यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा यहाँ पे हाफ एंगल है। मतलब अगर इस पूरे सेक्टर का एंगल अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 45 हो जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव पोर्शन इज़ गोइंग टू बी 2k लैम्डा बाय r। अगर सिर्फ मैं पॉजिटिव पोर्शन को देखूँ तो टोटल एंगल 90 डिग्रीज़ है, तो उसका हाफ एंगल 45 डिग्रीज़, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2। और अगर मैं नेगेटिव पोर्शन की भी बात करूँ, ये जो नेगेटिव पोर्शन है उसकी भी बात करूँ, so even that has the same amount of magnitude of electric field. The magnitude of electric field is same. So the electric field due to the positive portion देखो या electric field due to the negative portion देखो, so the magnitude of the electric field is given by √2 k lambda divided by r is the electric field in this particular case. बस यहाँ पे अपने को डायरेक्शंस पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो इनके डायरेक्शंस को कैसे डिपिक्ट होंगे? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? हमको पता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये वाले पॉजिटिव सेक्शन का एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल ऐसे आएगा 45 डिग्री पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये E+ का वैल्यू हो गया। और नेगेटिव जो पोर्शन है, नेगेटिव सेक्टर, उसका एंगल बाइसेक्टर ये हुआ 45 डिग्री पे अगेन। बट नेगेटिव चार्ज होने के कारण द नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट, सो इट विल हैव एन अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E-। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along this diagonal direction. So the direction of the net electric field due to this particular structure is going to be like this, E net। और इस ई नेट का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? ई नेट का वैल्यू सिंपल वेक्टर एडिशन हमें करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नेट दैट वी गेट ओवर ईयर? पॉजिटिव पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, नेगेटिव पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, एंड देन 2 टाइम्स जो बाकी का जो टर्म आएगा यहाँ पे इसका एंगल जो है, दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी cos 90। कैसे 90? ये पोर्शन 45 है, ये पोर्शन 45 है, तो टोटल पॉजिटिव पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो दिस टर्म बिकम 0। सो द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी गेट इन दिस पर्टिकुलर केसेस, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो ये आ जाएगा E का प्लस वैल्यू बाहर आ जाएगा ये, बिकॉज इट इज़ हैविंग सेम, और ये √2, E+ और E- दोनों का सेम ही वैल्यू है। सो इट इज़ √2
k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और फिर ये वेक्टर एडिशन करने के कारण और एक √2 का टर्म यहाँ पे आया है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r. This is the electric field. And if I want to express the electric field in the vector form, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 pi epsilon naught r, एंड द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, सो ये आ जाएगा माइनस जे कैप. सो द डायरेक्शन ओवर हियर विल बी माइनस जे कैप. सो वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पे हमें आर्क का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. 2 सेक्शंस थे, एक क्वार्टर पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे क्वार्टर पे नेगेटिव चार्ज. सो हमको एक एक क्वार्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता करना पड़ा, एंड देन वी हैड टू डू वेक्टर एडिशंस ऑफ दोज. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी गेट ओवर हियर. ओके, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल नाउ. ओके, सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, वी अगेन हैव अ सेमी सर्क्यूलर रिंग ओवर हियर, and on this ring there is a charge that is shown, but the charge distribution is non-uniform. Non-uniform का मतलब ये जो लैम्डा का वैल्यू है that is changing as per the value of theta. अलग अलग positions पे अलग अलग लैम्डा का वैल्यू है, right? And we have the theta that is measured from the x-axis over here. So in this particular case I want to find out the electric field that is present over here at the center. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे सेंटर पे पता करना है, राइट? सो इन दिस क्वेश्चन वी ऑब्वियसली कैन नॉट यूज़ द रेडीमेड फार्मूला. द ओनली वे इज़ वी हैव टू गो बाय द अप्रोच ऑफ डेरिवेशन. ओके, तो साइन फंक्शन का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे समझते हैं, एंड वंस वी डू दैट तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा. साइन फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और 90 से लेके 180 तक भी साइन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आता है, राइट? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ, जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको या जिस अमाउंट का चार्ज हमें इस पोजीशन एंगल थीटा पे मिलेगा, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साइन फंक्शन, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मैं यहाँ से एंगल थीटा देखूँ तो ये टोटल एंगल हो जाएगा इस केस में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, विच इज़ बेसिकली द सेम एज साइन थीटा. तो इस पोजीशन पे भी सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज मुझे मिलने वाला है, राइट? दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो यहाँ का जो चार्ज है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट विल बी लाइक दिस. एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, वैसे ही यहाँ के एलिमेंट का एक रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा, एंड ये दोनों कंपोनेंट ऐड होके वर्टिकल हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. वेक्टर एडिशन होगा, जो इस कंपोनेंट D, ये दोनों D इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर एडिशन यहाँ पे मिल जाएगा. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये एंगल थीटा हो जाएगा, सो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट दैट आई वुड गेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स के कारण होगा. एक राइट साइड वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक लेफ्ट साइड वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस विल बी DE. और क्योंकि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं तो साइन थीटा यहाँ पे अपने को आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और साइन थीटा. सो दिस इज TE नेट, दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी गेट हियर. ओके, तो यहाँ पे ये DE का वैल्यू जो एक सिंगल सा यहाँ पे एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द चार्ज ओवर हियर, लेट मी जस्ट रीड्रॉ द डायग्राम वेरी क्विकली. तो ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए मैं यहाँ पे एंगल थीटा पे आता हूँ, एंड आई फर्दर मेक एन एक्स्ट्रा स्मॉल एंगल डी थीटा. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल एंगल में लेता हूँ डी थीटा का. तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का लेंथ होगा RD थीटा, और यहाँ का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ लैम्डा नॉट साइन थीटा. तो लेंथ मिल गया RD थीटा एंड उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट द चार्ज ओवर हियर DQ. जैसे ही हमको ये DQ चार्ज मिल गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन DE. यही हमको यहाँ पे पता करना है. सो वंस वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट वी हैव इज DE इज K Q. What is the value of the charge? Value of charge is R lambda naught sin theta d theta. ये पूरा
वैल्यू ऑफ डी क्यू है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी गेट ओवर हियर. सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद इट इज के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा डी थीटा. करेक्ट. तो ये डी मिला. हमको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 times dE and again a sin theta over here, right? So the net electric field over here will be 2 dE. dE क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने पता किया है यही आके यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा. सो इट इज़ के लैम्डा नॉट बाय आर साइन थीटा डी थीटा. और एज पर द डी नेट 2 डी साइन थीटा तो और एक साइन थीटा आएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. बस नाउ वी आर रेडी फॉर इंटीग्रेशन. सो द वैल्यू ऑफ डी ई नेट, राइट, इट इज़ के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय आर ओवर हियर. 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा. करेक्ट है. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इसको लिख सकते हैं सो दैट अभी इंटीग्रेशन में आसानी होगी. सो वंस आई इंटीग्रेट इट आई विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि वर्टिकल है. बस यहाँ पे इंटीग्रेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को इंटीग्रेशन सिर्फ 0 से लेके 90 तक इंटीग्रेट करना है. बिकॉज पूरा 0 से लेके 180 तक वी डोंट हैव टू इंटीग्रेट. द रीज़न बीइंग हम लोगों ने इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया है ये 2 लेके. द 2 टर्म हैज़ कम ओवर हियर बिकॉज वी हैव टेकन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लेफ्ट एलिमेंट ऑल्सो. सो द इंटीग्रेशन विल ओनली हैपन फ्रॉम 0 to 90 या फिर क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है सो विल पुट इट इन रेडियंस पाई बाय 2. सो वंस वी सॉल्व दिस आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ई नेट. ओके. इट इज़ के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय आर. डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा सो वो पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन विल बिकम साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2 बाय चेन रूल एंड देन 0 से लेके पाई बाय 2. ये लिमिट्स अगर हम डालेंगे सो व्हाट इज़ द वैल्यू. साइन 0 भी 0 होता है और 2 थीटा मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 साइन पाई भी 0 आएगा. सो द एंटायर ब्रैकेट ऑफ साइन विल बिकम 0 एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी गेट इन दिस पर्टिकुलर केस will be k lambda naught by r pi by 2. और अगर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट. करेक्ट. k को हम लोगों ने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा. पाई कट गया. एप्सिलॉन नॉट r इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड. तो अगर वेक्टर फॉर्म में ये सारा चीज़ लिखना है तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी ये माइनस जे कैप का टर्म आएगा. राइट. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो हम लोगों ने 2 बढ़िया एग्जाम्पल देखे. पहला एक एग्जाम्पल देखा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेमी सर्क्यूलर रिंग का ही पता करना था बट वो 2 हिस्सों में था. हाफ ऑफ द क्वार्टर ऑफ इट वाज पॉजिटिव, क्वार्टर ऑफ इट वाज नेगेटिव. और फिर जो अगला क्वेश्चन हमने देखा वहाँ पे भी फिर से सेमी सर्क्यूलर रिंग था बट द सेमी सर्क्यूलर रिंग के ऊपर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म. इट वाज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते. हमने एक एलिमेंट लिया, सिमिलरली दूसरा एलिमेंट लिया, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन हम लोगों ने देखा एंड द वे दे एड अप टू गिव द वर्टिकल कंपोनेंट. पूरा इंटीग्रेशन करा एंड देन वी गेट दिस पर्टिकुलर आंसर. द डायरेक्शन इज डाउनवर्ड तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Okay, so students, this question is of a ring. So this is a ring and the radius of the ring is r. There is a uniform charge that is distributed entirely over the surface of the ring on the periphery of the ring and the total charge is q. Okay, यहाँ पे along the axis we are allowed to keep a charge over here, a positive charge q and the charge has mass m over here. ओके. द ग्रेविटेशनल दिस इज द एंटायर सिचुएशन इज़ वर्टिकल मतलब ग्रेविटेशन का जो डायरेक्शन है वो ऐसे नीचे की तरफ है. हमको यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज. करेक्ट.
that can be balanced. Okay, also we have to find where must it be placed. ठीक है, काफ़ी सिंपल सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो मास है, ऑफ कोर्स रिंग यहाँ पे पूरी तरह फिक्स्ड है, रिंग फिक्स है, रिंग इज़ नॉट गोइंग टू मूव। रिंग के एक्सिस के अलोंग हमको एक छोटा सा एक पॉइंट चार्ज दिया गया है। द चार्ज का वैल्यू इज q एंड द मास ऑफ द चार्ज इज m. दिस चार्ज इज गोइंग टू एक्सपीरियंस रिपल्शन फ्रॉम द रिंग। इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे पुल करेगा, राइट? ये वाला सिचुएशन है। इस पार्टिकल का मास तो फिक्स्ड है, द मास ओवर हियर इज फिक्स्ड, द मास वी कैन नॉट चेंज, बट हमको इसका चार्ज हम वेरी कर सकते हैं, वी कैन वेरी द चार्ज। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट इट कैन हैव ओवर हियर, राइट? और आई थिंक आई हैव मेड अ स्मॉल एरर इन दिस क्वेश्चन, वेट, यस, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम चार्ज हम यहाँ पे मैक्सिमम मास पता करेंगे। जस्ट वन स्मॉल मिस्टेक दैट हैपेंड। इसका चार्ज फिक्स है, इसकी चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड है, ओके, इसका चार्ज का वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है, बट इसका मास हमें डिसाइड करना है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मास, ओके, दैट कैन बी बैलेंस्ड एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन। यहाँ पे तो यहाँ पे दो बेसिकली फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेगा और उसको ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे पुल कर रहा है। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम और एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे पूछेंगे। सो लेट अस प्रोसीड अहेड। तो हमको पता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग इज गिवन बाय k qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑब्वियसली इट इज अलॉन्ग द एक्सियल डायरेक्शन अपवर्ड्स। हमको ये भी पता है कि दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैक्सिमम कहाँ होता है? एट अ पोजिशन r इज एट अ पोजिशन x विच इज इक्वल टू r/√2। तो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत मैक्सिमम हो जाती है और वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नेचुरली मैक्सिमम मिलेगा। सो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मास वहाँ पे बैलेंस करा जा सकता है। So this is the position where the electric field is maximum. So let us find out what is that maximum value of electric field. In fact, you should all remember this value. यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं डिराइव। के क्यू एक्स r/√2 यहाँ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा r x के जगह पे r/√2 डालेंगे, सो दैट विल बिकम r²/2। सो इनसाइड द ब्रैकेट दिस इज हाउ द एक्सप्रेशन विल बी, r² द होल रेज टू 3/2, correct? Further simplification, k will be there, q will be there. नीचे यहाँ पे r के जगह पे r² का टर्म आ जाएगा। For 3 the power over here will be 3 raised to 3/2, so 3 cube which is basically 27 and 27 का रूट, so it will be 3√3, ये हो जाएगा इसका। लाइकवाइज यहाँ पे ये 1/√2 दो ऊपर से आया है r के साथ, दैट इज़ देयर। लाइकवाइज यहाँ पे जो 2 का टर्म था दैट विल ऑल्सो बिकम 2√2। द √2 टर्म here will get cancelled out and the maximum value of this electric field that we get over here is 2/3√3 KQ डिवाइडेड बाय r²। ऑफकोर्स k के वैल्यू को हम आगे सब्सटीट्यूट वहाँ पे कर सकते हैं, बट दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग कहाँ मैक्सिमम होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। सो इफ दिस इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वन इज़ गोइंग टू गेट, सो इसके हिसाब से मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स? 2/3√3 KQ स्मॉल q डिवाइडेड बाय r²। और ये मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है तो हम मास कितना बढ़ा सकते हैं? सो द मैक्सिमम मास m इंटू जी, यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उसे ऊपर पुश करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे पुल कर रहा है, तो
तो द मैक्सिमम मास दैट कैन बी सपोर्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस इज दिस मच. इसको रीअरेंज करेंगे. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास दैट कैन बी बैलेंस्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 डिवाइडेड बाय 3√3 k capital Q small q divided by g r square. This is the maximum mass that can be supported in this particular question is what we get over here. Okay, so the question was basically कि रिंग है, रिंग के एक्सिस पे एक चार्ज रखना है. चार्ज का वैल्यू Q तो फिक्स है, बट हम उसके मास को वेरी कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा कितना मास रख सकते हो उस चार्ज पार्टिकल का हो सकता है. दैट्स व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ अस. सो वी हाउ डिड वी अप्रोच? वी फाउंड आउट द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. वो होता है r/√2 पे. वहाँ की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला, और ये मैक्सिमम मास mg को यहाँ पे बैलेंस आउट कर देगा. इस क्वेश्चन में now that this particular mass is in equilibrium, the second thing that we want to find in this question कि क्या ये stable equilibrium में है या unstable equilibrium में है. So the second part of the question that we can ask over here, that could be asked over here, एक प्रकार का question ऐसे भी बन सकता है कि is this mass in stable equilibrium और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमको पूछा गया है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे ये हमारा रिंग है. रिंग को जस्ट वापस रीड्रॉ करता हूँ. राइट, एंड दिस इज़ द एक्सियल लाइन. और हमको थियोरी से पता है कि द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो एक्सिस से r/√2 डिस्टेंस पे. यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होता है. इसके नीचे या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू कम होने लगता है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेबल और अनस्टेबल. स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हाउ डू वी अंडरस्टैंड स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इस क्वेश्चन को 2 समय के लिए बाजू में रख देते हैं. मान लो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. मैं किसी बॉडी को इस तरफ पुश करता हूँ और वो बॉडी बाकी सारे फोर्सेस के कारण वापस पीछे खींचा आ जाता है, या मैं उसको इस तरफ पुश करता हूँ और ये वापस अगर पीछे खींचा आ जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऐसे स्टेबल कहा जाएगा. राइट, फॉर एग्जांपल मान लो कटोरी के अंदर एक बॉल रखा है. यहाँ पे इस बॉल को मैं यहाँ लेके जाऊँगा, पुश करूँगा, ये वापस बॉल नीचे आएगा. यहाँ पे लेके जाऊँगा, द बॉल विल अगेन कम डाउन. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. whereas one could easily understand now कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, कि हमने अगर किसी बॉडी को बाहर पुश किया तो वो और बाहर चला जाएगा. दिस इज़ अनस्टेबल. मान लो कटोरी को उल्टा रख दिया हमने और यहाँ पे एक बॉल रखा, उसको हल्का सा भी पुश मिला तो ये और दूर चला जाएगा. राइट, दिस इज़ व्हाट विल हैपन. तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस मास को जो मैंने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा है यहाँ पे, तो अगर मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ, इफ़ आई पुश इट स्लाइटली अप, तो होगा क्या होगा, इसके ऊपर इस पोजीशन पे फोर्सेस जो लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू तो उतना ही है mg, बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया है. नेट फोर्स इसलिए नीचे की तरफ हुआ. राइट, दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया ना. इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे मैक्सिमम था, थोड़ा सा ऊपर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा, और ग्रेविटी तो उतना ही रहा, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड दिशा में आएगा. सो फ्रॉम दिस पोजिशन अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर पुश किया तो ग्रेविटी उसे फिर से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेके आएगा. सो अबाउ दिस इफ आई लुक, इट लुक्स लाइक अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. बट हम देखते हैं कि अगर इस पोजीशन से अगर हम हमारे पार्टिकल को नीचे लेके आते हैं, सो नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा उस केस में, पार्टिकल नीचे लेके आ जाने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही रहेगा mg, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर से यहाँ पे कम हो जाएगा बिलो दिस पोजीशन ऑल्सो. सो द नेट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमने बॉडी को नीचे पुश किया और ये बॉडी और नीचे चला गया. सो ऑन द लोअर साइड ऑफ इट
इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो एक तरफ तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है बट दूसरी तरफ ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जस्ट टू एक फिजिकल एग्जांपल समझाने, कटोरी वाला एग्जांपल, मानो आधा कटोरी उल्टा रखा है और आधा कटोरी ऐसे रखा हुआ है सीधा। तो अगर यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम में, अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो बॉल वापस इधर आएगा, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये स्टेबल दिख रहा है। बट इफ़ आई पुश इट स्लाइटली दिस साइड इट विल फर्दर गो अवे ऑन द अदर साइड, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो गया है। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से ऊपर लेके जाते हैं देन इट विल बी स्टेबल, बिकॉज वापस वो उसी पोजीशन पे आना चाहेगा। बट अगर हम उसे उस पोजीशन से नीचे पुश करते हैं टूवर्ड्स द रिंग तो और नीचे गिरता चला जाएगा, एंड दैट्स वाई this particular position half side it is stable and half side it is unstable. Okay, so I hope you have understood this example. This was very nice and a simple interesting example. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं रिंग का। सो दिस इज़ अ रिंग एंड द रिंग इज़ हैविंग अ चार्ज Q which is uniformly distributed. The radius of the ring over here is R. रिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, अलॉन्ग द एक्सेस फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा गया है -Q एंड द मास ऑफ द चार्ज इज m. यहाँ पे वी विल टेक अ सिंपल केस ऑफ निगलेक्टिंग ग्रेविटी, विल निगलेक्ट ग्रेविटी इन दिस केस। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। वी वांट टू फाइंड द टाइम पीरियड, ओके, for small oscillations. All right, I hope the question is clear. तो यहाँ पे जैसे ही इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को मैं रिलीज़ करूँगा इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रिंग। करेक्ट, अट्रैक्ट होगा, ये सेंटर के पास आएगा, सेंटर से पास होने के बाद ये अपने स्पीड के कारण दूसरी तरफ जाएगा, तो ये फिर अट्रैक्ट होगा वापस पीछे, और इस तरह से आगे पीछे ऑसिलेटरी मोशन चलेगा। आई होप दिस इज़ विजुअलाइजेबल टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे अपन इसका टाइम पीरियड पता करते हैं, राइट। सो येस, इट इज़ सिंस द वर्ड इट इज़ टोल्ड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, दैट मीन्स वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x टू बी मच स्मॉलर कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ r। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQX the whole divided by x square plus r square the whole raised to 3/2। क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, x इज़ मच स्मॉलर कंपेयर टू r, देयरफॉर x स्क्वायर इज़ निगलेक्टेड। स्मॉलर नंबर को हायर पावर देने से वो और छोटा हो जाता है, राइट। मान लो सपोज 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड एंड दिस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू KQ डिवाइडेड बाय, नीचे सिर्फ R³ बचेगा, इनटू x। बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी एक्टिंग विल बी KQ इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R³ इंटू x। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM का, या फिर इसको मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी और ये प्रिसाइसली SHM का इक्वेशन बन जाएगा, KQX डिवाइडेड बाय MR³ इंटू x, where this particular entire term over here is omega square. So it is like a is equal to minus omega square x। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जैसे हमको ये मिल गया तो तुरंत हम यहाँ पे टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड इज 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा विल ब्रिंग m बाय R³ अप ओवर हियर अपॉन KQX, यहाँ पे आ जाएगा। अब k का वैल्यू चाहिए तो आगे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बट बेसिकली the question is completed over here. Okay, so I hope you have all understood this example. अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिलेटेड टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, सो इस वीडियो का हम एक लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, एंड द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ओवर हियर इज
रो विच इज़ यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द स्फीयर। इस स्फीयर का सेंटर जो है, ये सेंटर यहाँ पे स्फीयर का ए पे है, करेक्ट। इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी है एंड द कैविटी का सेंटर इज बी, उसका कुछ तो रेडियस यहाँ पे है। द क्वेश्चन इज टेलिंग अस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम रैंडम पॉइंट सी विच इज़ इनसाइड दिस पर्टिकुलर कैविटी। तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट। तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी हैव। हमको कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। We know that the electric field inside the inside a conducting sphere, inside a non-conducting sphere, इसका वैल्यू होता है k q डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू स्मॉल r, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है। सो विल जस्ट मॉडिफाई दिस फॉर्मूला फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। k को मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, बाकी सारे वैल्यूज़ एज इट इज़। और मैं पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अगर इस नीचे के इस टर्म को देखो 4/3 पाई आर क्यूब, सो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो मैंने अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय रो, ओके, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आर क्यूब ऐसे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड जो था उसको मैंने मॉडिफाई करके इंस्टेड ऑफ इन द टर्म्स ऑफ चार्ज मैंने इसको इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड इस क्वेश्चन में हमको क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी। ये हमको जो एक्सप्रेशन मिला है दिस इज़ फॉर अ नॉर्मल स्फीयर जिसमें कोई कैविटी नहीं हो। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कहीं पे भी पता करना है विदाउट एनी कैविटी। तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे मॉडिफाई करा के ले लिया है। नाउ हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन ऑफ कैविटी। हम लोगों ने कई बार किया है ये, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास चैप्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक द रोटेशन चैप्टर्स, जहाँ कहीं पे भी कैविटी आता है, इवन इन ग्रेविटेशन चैप्टर कहीं जहाँ कहीं कैविटी आएगा हम दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे। पहला तो हमारा ओरिजिनल स्फीयर विथ नो कैविटी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज जिसका सेंटर ए पे है, उसके हिसाब से हमें सी पे फील्ड पता करना है। और इसके साथ एक दूसरा छोटा सा स्फीयर, द स्मॉलर स्फीयर, जिसका डेंसिटी नेगेटिव है, ये पॉइंट सी है, उसका खुद का सेंटर बी पे है। ये दो अलग स्ट्रक्चर्स हो गए, एक पॉजिटिव डेंसिटी वाला, एक नेगेटिव डेंसिटी वाला। जहाँ ये दोनों स्ट्रक्चर्स ओवरलैप कर जाएंगे कॉमन रीजन में, नेट डेंसिटी 0 हो जाएगा, वहाँ पे देयर विल बी कैविटी दैट इज क्रिएटेड ओवर देयर, करेक्ट। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बिगर स्फीयर, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो जो हमारा डेरिवेशन अभी हुआ है उसके हिसाब से रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है, आर इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच ओवर हियर, दिस डिस्टेंस इज ए सी बार, करेक्ट। वैसे ही अगर मैं इस नेगेटिव स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूँ तो इट इज़ माइनस रो, नेगेटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और उसके लिए आर क्या है, उसके लिए आर ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस आर विच इन दिस केस इज बी सी बार। मुझे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कैविटी रीजन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव स्फीयर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव स्फीयर, दोनों का एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन। रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे वी विल हैव ए सी बार एंड देन माइनस बी सी बार ओवर हियर, ओके। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। व्हाट आई डू ओवर हियर इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज बी सी, उस माइनस को रीएडजस्ट करके मैं सी बी बार इसको कर देता हूँ, सी बी बार। माइनस को रीएडजस्ट करके, माइनस होता तो बी सी था, माइनस को रीएडजस्ट करके सी बी। इस चीज़ को ज़रा देखता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस ओवर हियर इज पॉइंट सी। तो ए सी बार ये वाला वेक्टर हुआ, सी बी बार ये वाला वेक्टर हुआ, करेक्ट। तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट डू वी गेट, वी गेट दैट इट इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड साइड विच इज़ ए बी बार। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वैल्यू मुझे मिला।
So the net electric field, right, is given by rho by 3 epsilon naught a b bar. That's what is the electric field inside. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. इस रिजल्ट को हम याद भी रख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ इन स्फीयर्स को. ये एक पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर एक कैविटी है, राइट, एक कैविटी है. ए पहले बड़े स्फीयर का सेंटर है, बी छोटे स्फीयर का सेंटर है यहाँ पे. लेट्स कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स as r naught bar. So I can rewrite this electric field inside the cavity as rho by 3 epsilon naught r naught bar. r naught क्या है? दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है. और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला? एक रैंडम पॉइंट सी पे निकाला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया. कोई भी रैंडम पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इन द ओरिजिनल इन दिस वेरी क्वेश्चन कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था? मुझे बी पे नहीं पता करना था. I have found electric field at some very random point. So at any random point inside the cavity, this is the electric field. इसका मतलब उस पूरे कैविटी के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर. इसके ऊपर बेस्ड आगे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चन भी है और अपने आप में एक रिजल्ट भी है कि अगर एक इस तरह का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पूरे सरफेस, पूरे इंटीरियर पे एक चार्ज रो है, चार्ज डेंसिटी रो है, बट उसके अंदर एक कैविटी भी है, तो ऐसे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एवरीवेयर. सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और कैविटी के अंदर. एंड हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट बार. आर नॉट बार क्या है? दोनों स्फीयर्स के सेंटर का डिस्टेंस, द ओरिजिनल स्फीयर एंड द कैविटी वाला स्फीयर, right? So here we have seen, in today's video we have seen very interesting questions on electric field, starting from the question of rings के दो क्वेश्चन देखे हमने. फिर उसके बाद हमने ये आर्क के दो क्वेश्चंस देखे हमने पहले. फिर रिंग का एक क्वेश्चन देखा, राइट. आफ्टर लुकिंग एट द रिंग्स का क्वेश्चन, वो SHM वाला भी एक क्वेश्चन कर लिया. एंड ये कैविटी इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन. इसके रिजल्ट्स को आप याद भी रख सकते हो. तो यहाँ पर ये वीडियो हम क्लोज करते हैं. थोड़ा सा लेंदी ये वीडियो हो गया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट डाइपोल्स एंड डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे. ऑल राइट, सो टेक केयर स्टूडेंट्स. आई एम एंडिंग दिस वीडियो. बाय बाय.